अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा जो है वो रिसर्च का लेक्चर स्टार्ट होगा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से। हम लोग लास्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स। आज का लेक्चर जो है वो मैं स्लाइड शेयर करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए हम लोगों ने क्या स्टडी करना है। जी हाँ, आज हम लोगों ने बेसिकली पढ़नी है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च में जो कि ये बताते हैं क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसी है। कि लाइक अगर कोई रिसर्च कंडक्ट करता है स्टूडेंट या कोई रिसर्चर, तो बेसिकली वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो होती है वो आपके डेटा की वो बताती है कि आपकी रिसर्च जो है वो जो आप लोगों ने की है वो क्वालिटी वर्क है भी या वो क्वालिटी वर्क नहीं है। अब देखते हैं कि बेसिकली वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होती क्या है। वैलिडिटी इज बेसिकली अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजर। कि लाइक अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई डेटा मेजर कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट हो। लाइक आप जो बता रहे हैं वही चीज़ मेजर कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आपकी जो रिसर्च है वो कुछ और मेजर कर रही हो और आप जो है वो अपनी फाइंडिंग्स और डेटा एनालिसिस में किसी और चीज़ को डिस्कस कर रहे हो। It refers to how accurately a method measures what it is supposed to measure. लाइक अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी का डायग्नोसिस करना है, कोई डॉक्टर है उसने डायग्नोसिस करना है, तो वैलिडिटी जो है वो उसकी मेडिकल कंडीशन जो है वो बताएगी कि लाइक थ्रू आउट जो है वो उसको डायबिटीज है या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि डॉक्टर ने डायग्नोज की है उसको। वो डिफरेंट डॉक्टर जो है वो डिफरेंट, अगर आप लोगों से उसका करवाएंगे तो वो सेम ही डायग्नोसिस आएगा, वो डिफरेंट नहीं होगा या वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है वो हाई वैलिड है, लाइक उसकी वैलिडिटी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा अगर रिसर्च की हाई वैलिडिटी तो होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप उस रिजल्ट को सोशल वर्ल्ड में या फिर रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। और उस फाइंडिंग्स की जो है वो जो रिजल्ट आया है आपका रिसर्च का, उसका मतलब ये होता है कि आप उस रिजल्ट को जो कि आप लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट से या डिफरेंट जो भी टेक्निक यूज करके प्रोड्यूस किया है, आप उसको सोशल सेटिंग जो आपकी प्रैक्टिकल सेटिंग्स हैं आप लोग उसमें भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। अ, आगे हम जब टाइप्स की बात करते हैं वैलिडिटी की, तो नाम से जैसे पता लग रहा है आपको वैलिड, कि आपकी रिजल्ट जो है वो रिसर्च के वो कितने वैलिड हैं, कितने एक्यूरेट हैं। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। Internal validity refers to the integrity of the experiment itself. आपको बेसिकली क्वालिटी जो आप लोगों ने रिसर्च जो आपकी है उसकी बारे में बताती है कि आपकी क्वालिटी रिसर्च है या नहीं है। It is the extent to which a researcher will be able to make the claim that no other variables except the one he or she is studying cause the result. ये ऐसे ही है कि अगर मैं कोई स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ तो उसमें जो वेरिएबल मैं स्टडी कर रही हूँ वही जो है वो लाइक कॉज एंड इफेक्ट का उसका होना चाहिए रिसर्च में। उसी वेरिएबल के वजह से जो है वो कॉज एंड इफेक्ट हो रहा हो, ऐसा ना हो कि कोई और वेरिएबल जो है वो कॉज एंड इफेक्ट कर रहा हो और मैं गलत वेरिएबल को स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर मैंने परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट देखना है, तो मैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स और एग्जाम रिजल्ट्स देखूंगी। कि ऑब्वियसली बात है, अगर एक स्टूडेंट अच्छी प्रिपरेशन करता है, अच्छी तैयारी करता है तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर वो अच्छी तैयारी नहीं करता इन केस, तो उसका रिजल्ट उस तरीके से नहीं आएगा। और इसमें हम लोग बाकी वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं करें, लाइक टीचिंग मेथड्स जो हैं, एक्स्ट्रा एजुकेशनल कॉस्ट, उसने कितनी ज़्यादा महंगी बुक्स ली हुई थी, या उसका जो है वो आईक्यू लेवल क्या था। ठीक है, हम लोग इसको इसमें कंसीडर नहीं कर रहे। एक्सटर्नल वैलिडिटी की जब तक हम बात करते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी refers to the ability to generalize your study findings to the population at large. एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपके जो रिजल्ट आई हैं आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं सब पॉपुलेशन पे। लाइक अगर मैं कोई स्टडी कंडक्ट कर रही हूँ जो कि सिर्फ मैथ्स कॉम स्टूडेंट्स की हद तक है, तो मैं उसको जो है वो तमाम यूनिवर्सिटी के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मैथ्स कॉम जो पढ़ा रही हैं उनके भी पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपने कोई रिजल्ट कंडक्ट की है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स पे कर रही थी फोकस, तो आप उसको क्लासेस में और स्कूल्स की सेटिंग्स में भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर मैंने रिसर्च कंडक्ट किया, मुझे पता चला है कि पैंडेमिक में जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो वीडियो लेक्चर्स स्टूडेंट ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादा नहीं सुन पाते, वो ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा हो सकता है वो अटेंशन देते हों या ज़्यादा अपनी प्रेजेंस शो करवाते हों। तो मैं उस फाइंडिंग को अपनी जो आगे आने वाली होगी प्रैक्टिकल, जब आगे मतलब लाइक प्रीवियस लॉकडाउन में अगर मैंने फाइंडिंग की है, तो जब अब लॉकडाउन लगा है तो मैं उस चीज़ को इंश्योर करूंगी कि मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस लूँ, मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड ना करूँ। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। इसके अलावा जो एक्सटर्नल वैलिडिटी अगर लो होती है, इन केस द रिजल्ट्स ऑफ स्टडी कैन नॉट बी अप्लाइड टू रियल लाइफ। इसका मतलब ये है कि जब आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होगी तभी आप उसको प्रैक्टिकल जो आपकी लाइफ है या फिर जो रियल लाइफ है, सिचुएशंस हैं, आप उसमें उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स को या रिजल्ट्स को। अगर आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी जो स्टडी की है वो लो है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते और सिर्फ एक थीसिस या डिसर्टेशन की हद तक ही आपकी रिसर्च जो है वो महदूद रह सकेगी। देन कम्स रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज बेसिकली, इसको हम कह सकते हैं कि आपको बताती है कि आपका रिलायबल डेटा कितना है, कि आप उस पर डिपेंडेंट या स्टेबल, डिपेंडेबिलिटी आप उस पर कितना कर सकते हैं, डिपेंडेंट कितना हो सकते हैं और स्टेबल कितना आपका डेटा है। इट बेसिकली रेफर्स टू स्टेबल, डिपेंडेबल एंड कंसिस्टेंट ओवर द टाइम मेजरमेंट्स इन रिसर्च। रिसर्च वही रिलायबल कंसीडर होती है जो कि आप उसको अगर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल बाद करें तो सेम रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करे, वो उसमें कोई वेरिएशन मत हो, और सेम मेथोडोलॉजी अगर आप यूज करते हैं तो इसका इस तरीके से हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल रिसर्चर जो हैं वो एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं और फ्यू मंथ्स के गैप से रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी वो रिसर्च जो है वो रिलायबल है। और अगर इन केस कॉन्ट्रेरी टू दैट आपके रिजल्ट्स अगर सेम नहीं प्रोड्यूस होते, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिसर्च स्टडी जो है वो रिलायबल नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो सैम्पलिंग एरर या कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रही है। ठीक है, उसको आपको सही करने की जरूरत है। कंपोनेंट्स ऑफ रिलायबिलिटी की जहां तक हम बात करते हैं, देर आर 3 कंपोनेंट्स: स्टेबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड इक्वलेंसी। स्टेबिलिटी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर स्टेबिलिटी जो है वो हम उसकी बात करते हैं कि आपका डेटा या आपका रिजल्ट जो है वो कितनी कंसिस्टेंट है, आपकी जो मेजरिंग डिवाइस है वो कितनी कंसिस्टेंट है अगर आप उसको डिफरेंट टाइमिंग्स पर मेजर करते हैं। ये ऐसा ही है कि अगर मैं टीन एज स्टूडेंट्स की वॉचिंग टीवी वॉचिंग हैबिट्स को स्टडी करना चाह रही हूँ, तो मैं पैंडेमिक में अगर जून और सितंबर का मंथ लेती हूँ तो उसमें जो है वो सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब ये है कि उसमें स्टेबिलिटी है मेरे डेटा में। ठीक है। सिमिलरली अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, विच इज ऑल्सो अनदर कंपोनेंट ऑफ रिलायबिलिटी, the internal consistency refers to the consistency of the measurement itself. Do you get the same results from different parts of a test that are designed to measure the same thing? ये ऐसा ही है कि जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कोई स्केल हो सकता है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स के लिए। ठीक है, मोस्टली हम लोग सोशल मीडिया, हम लोग जो सोशल साइंसेस रिसर्च हैं, हम लोग मोस्टली लिक्विड स्केल यूज करते हैं। आप लोगों को आइडिया होगा इस बात का अगर आप लोगों ने कभी क्वेश्चन फिल किया हो। हम लोग मोस्टली जो है वो लिक्विड स्केल यूज करते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री के जो है वो यूज करते हैं लाइक पैरामीटर्स को। और ये बेसिकली 5 लेवल स्केल होता है जिसमें हम लोग जो है लोगों की ओपिनियंस को या एटीट्यूड्स को जो है वो बेसिकली मेजर करते हैं। तो अगर हम उस स्केल की बात करें जो कि कंसिस्टेंट है, लाइक एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंटरनल कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है। अम, अगर मैं स्टडी कंडक्ट करना चाह रही हूँ जो कि लोगों की एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यूज़पेपर रीडिंग को मेजर कर रही है, तो मैं अपने रिजल्ट्स की फाइंडिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो अगर उस 2 पार्ट्स में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट बिल्कुल नेगेटिव हो, स्ट्रांगली डिसएग्री में हो, और एक पार्ट जो है वो स्ट्रांगली एग्री में हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई न्यूज़पेपर रीडर जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है किसी चीज से, तो वो थ्रू आउट डिसएग्री ही करेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि कभी एग्री कर रहा है, कभी डिसएग्री कर रहा है, फिर एग्री कर रहा है, फिर डिसएग्री कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके डेटा में इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि लाइक अगर आप अपने डेटा को 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें जो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कोरिलेशन होना चाहिए। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़े, अगर एक चीज पॉजिटिव आ रही है तो दूसरी चीज भी पॉजिटिव आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज जो है वो
हाईली नेगेटिव हो रही हो और एक चीज जो है वो हाईली पॉजिटिव हो रही हो। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा होगा तो आपका डेटा जो है वो लो इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी, अगर जो है टू पार्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। और इसमें वेरी का वर्ड यूज किया गया विच मीन्स के उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होना ज़रूरी है। स्लाइट डिफरेंट होना इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा टू पार्ट्स में तो इसका मतलब है कि आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी रिसर्च की वो लो है। देन कम्स इक्वलेंसी। Equivalency is basically the consistency of a measure across different measuring techniques or observers. ये ऐसा ही है कि अगर जो हम जब कंटेंट एनालिसिस करते हैं, एग्जांपल भी मैंने कंटेंट एनालिसिस की कोट की है, ये ऐसा ही है कि जब आप एक ही मेथड को फॉलो करते हुए दो लोग डिफरेंट उस स्टडी को कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि आप एक ही कंटेंट एनालिसिस दो डिफरेंट जो है वो कोडर्स को दे दें कि वो बेसिकली देखें कि वायलेंस कितना हो रहा है टीवी ड्रामास में, तो वो सेम रिजल्ट्स के साथ आते हैं तो उसका मतलब इक्वलेंसी है। अगर वो दो रिसर्चर डिफरेंट रिजल्ट्स के साथ आते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो इक्वलेंट नहीं है, उसमें इक्वलेंसी नहीं है। क्वेश्चंस की जहाँ तक हमने बात की है, डू यू गेट द सेम रिजल्ट्स व्हेन डिफरेंट पीपल कंडक्ट द सेम मेजरमेंट, कि अगर आपके सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं विच मींस के इक्वलेंसी है, और अगर सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, अगर दो डिफरेंट लोग उसको मेजर करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपके रिसर्च में इक्वलेंसी नहीं है। Similarly, do you achieve the same results when different measuring techniques are used to measure data? डिफरेंट measuring techniques की मुराद ये है कि अगर मैं एक तरफ जो है वो कोई और स्केल यूज कर रही हूँ, या एक तरफ मैं इंटरव्यूज को इस्तेमाल कर रही हूँ और एक तरफ मैं फोकस ग्रुप इस्तेमाल कर रही हूँ, तो डेटा जो है वो ऑब्वियसली बात है आंसर सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप इंटरव्यूज करते हैं तो उसमें टोटली डिफरेंट आंसर हों और आपके जो फोकस ग्रुप्स हैं उसमें टोटली डिफरेंट आंसर हो। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं टीवी कंटेंट एनालिसिस की, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, अगर दो लोग जो हैं वो मैं उनको कह रही हूँ कि बेसिकली आप देखेंगे टीवी ड्रामास में कितना वायलेंस हो रहा है, ठीक है, और उनको वायलेंस की एक ही ऑपरेशनल डेफिनेशन दे रही हूँ कि अगर किसी ने किसी को गाली दी है ड्रामा में, मारपीट की है, हाथ उठाया है, या फिर जो है वो बेसिकली उस पे जो है वो वर्बल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑपरेशनल डेफिनेशन आपकी डिसाइड करेगी कि वायलेंस क्या है। हम लोगों को डिक्शनरी की डेफिनेशन का तो सबको ही पता है ऑलमोस्ट, लेकिन जब हम ड्रामास की बात करेंगे, स्टडी की बात करेंगे, तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं रिसर्च में आप लोग बेसिकली ऑपरेशनल डेफिनेशन सेट करते हैं जिससे पता चलता है कि आप मैयर क्या कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली डिसाइड कर लेंगे कि बेसिकली अगर कहीं पे मारा है तो वो हमारा वायलेंस कंसीडर होगा, कहीं पे गाली दी है वो वायलेंस कंसीडर होगा, या बेसिकली कोई भी आप डेफिनेशन जो कि म्यूचुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी वो वायलेंस की। उसके बाद जो अगर दो रिसर्चर जो हैं वो सेम उस पर पहुंचते हैं रिजल्ट पे कि लाइक जितने टीवी ड्रामास हमें दिए गए गए थे उसमें जो है 50 सीन्स थे वायलेंस के, जिसका मतलब है कि आपकी स्टडी में इक्वलेंसी है, और अगर वो डिफरेंट रिजल्ट्स के साथ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टडी में इक्वलेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा जी, देन कम्स वैलिडिटी वर्सेस रिलायबिलिटी। दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज इट टेल यू? वैलिडिटी टेल्स द which like to how extent to which the results really measure what they are supposed to measure, कि लाइक आप वही चीज मेजर कर रहे हैं जो कि आप लोग करना चाह रहे थे, वैलिडिटी आपको ये बताती है। वाइल ऑन द अदर हैंड रिलायबिलिटी जो है वो बताती है आपको अगर आप सेम रिसर्च को रिप्रोड्यूस करते रहेंगे अंडर द सेम कंडीशंस ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड तो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब है कि आपका डेटा जो कंसिस्टेंट है और वो रिलायबल है, आप उस पर ट्रस्ट या डिपेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ इज इट असेस्ड, कि आप उसको बेसिकली देखते कैसे हैं। बाय चेकिंग हाउ वेल द रिजल्ट्स कॉरेस्पॉन्ड टू एस्टैब्लिश्ड थियरीज एंड अदर मेजर्स ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली बात है कि आप अगर किसी कॉन्सेप्ट को मेजर करना चाह रहे हैं तो आप उसका लिंक देखेंगे प्रीवियसली स्टडीज से, आप उसका देखेंगे कि थेरीज में जो है वो कैसे उसको देखा गया, और उसके बाद ही आप उसको जो है ना वो अपनी स्टडी में उस तरीके से ऑपरेशनल करके जो है वो शामिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है रिलायबिलिटी, कि हम उसको कैसे देखते हैं। बाय चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स अक्रॉस टाइम, अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जर्वर्स एंड अक्रॉस पार्ट्स ऑफ द टेस्ट इटसेल्फ। अब बेसिकली टाइम का तो सबको आइडिया होगा कि अगर हम उसको डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे देखेंगे तो कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है।
डिफरेंट ऑब्जर्वर्स लाइक डिफरेंट रिसर्चर्स अगर उसको सेम टॉपिक को देख रहे हैं तो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अक्रॉस पार्ट्स ऑफ द टेस्ट का मतलब ये है कि अगर मेरे जो रिजल्ट फाइंडिंग्स आई हैं मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो सेम ही चीज कंसिस्टेंट हो रही है थ्रू आउट टेस्ट, लाइक पहले हाफ में भी सेम थी और सेकेंड हाफ में भी सेम थी। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे डेटा में रिलायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। देन आपके पास लास्ट पे आता है हाउ डू दे रिलेट। अ वैलिड मेजरमेंट इज जनरली रिलायबल। अब रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि बेसिकली उसके रिलेशनशिप क्या है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का। वैलिड मेजरमेंट इज जनरली रिलायबल। जो वैलिड मेजरमेंट आपके पास होती है जिसमें हम लाइक एक्यूरेट होती है वो मोस्टली जो है वो जनरली रिलायबल होती है, लाइक उसमें हम डिपेंड कर सकते हैं। इफ अ टेस्ट प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट्स दे शुड बी रिप्रोड्यूसेबल। ऑब्वियसली बात है अगर कोई टेस्ट एक्यूरेट होगा तो हम उसको अगर दोबारा प्रोड्यूस करेंगे तो वो सेम ही जो है वो रिजल्ट लेकर आएगा। उसके बाद अगर रिलायबल मेजरमेंट इज नॉट ऑलवेज वैलिड। ये याद रखने वाली बात है कि जो रिलायबल मेजरमेंट होती है लाइक जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं जरूरी है कि वो हमेशा एक्यूरेट ही हो। वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है, वो इनवैलिड भी हो सकता है। The results might be reproducible but they are not necessarily correct। हो सकता है रिजल्ट्स जो है वो हम उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हों, सेम फाइंडिंग्स भी आ सकती हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करेक्ट ही हों, वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। अच्छा जी, लास्ट इज हाउ टू अचीव वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है जिसने क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि वो अपने रिजल्ट जो रिसर्च है उसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को कैसे अचीव करे। इसके तकरीबन बेसिकली देयर आर फोर मेथड्स टू अचीव रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ टू अचीव वैलिडिटी। चूज अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के लिए आपको पता है रिसर्च टेक्निक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइक कुछ पढ़ने वाली हैं जिसमें आपके पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज हैं। और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर मस्ट फॉर क्वांटिटेटिव स्टडीज, लाइक जो आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, आप सर्वे मेथड करते हैं अगर यूज, तो उसके लिए जो है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है अचीव करना। अदरवाइज क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए दे आर नॉट नेसेसरी और इतना कोई जरूरी नहीं होता कि आपका डेटा वैलिड हो या रिलायबल हो, क्योंकि वो सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ नहीं होता। अच्छा जी, वैलिडिटी के लिए हम लोग रिसर्च बेसिकली देखते हैं कि आपने क्या, अगर कोई जो टॉपिक है वो आपका आपने जो सेलेक्ट किया है क्या वो सर्वे से ही हो सकता था, कंटेंट एनालिसिस से तो नहीं, ऐसा तो नहीं था कि कंटेंट एनालिसिस से हो, ठीक है। उसके लिए अप्रोप्रिएट मेथड को चूज करना मस्ट है आपके लिए। उसके बाद आपके लिए सैम्पलिंग टेक्निक यूज करना जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो, आपके टॉपिक से रेलिवेंट हो, आपको वो यूज करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी थी। तो आपको अपने टॉपिक के लिहाज से सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है अगर आप बिल्कुल रीजनेबल लाइक जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है अगर आप वो सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि आपकी जो स्टडीज हैं वो वैलिड होंगी, वो एक्यूरेट उसकी जो है फाइंडिंग्स आएंगी। उसके बाद हमारे पास आती है हाउ टू अचीव रिलायबिलिटी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई योर मेथड्स कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि आपने एक जो है वो आपने फोकस ग्रुप कर लिया, उसमें आपने जो है वो स्टूडेंट्स की एज ब्रैकेट जो है वो टीनेज ले ली, और जो दूसरा आपने फोकस ग्रुप कंडक्ट किया उसमें आपने जो है वो एज ब्रैकेट जो है वो स्लाइटली सीनियर सिटीजन या फिर आपने प्रोफेशनल्स ले लिए जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं थे, दे आर नॉट टीन। इससे क्या होगा कि आपकी जो डेटा होगा वो रिलायबल नहीं होगा, वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें जब आपने रिलायबिलिटी को अचीव करना हो अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स में, रिसर्च में, तो कोशिश करें कि कंसिस्टेंटली मेथड को अप्लाई करें जिसमें आप लोग प्रीवियसली करते रहे। अदरवाइज हो सकता है कि स्लाइड चेंजेस जो है वो आपके फाइंडिंग्स में आ जाए। उसके बाद स्टैंडर्डाइज द कंडीशंस ऑफ योर रिसर्च। ये ऐसे ही है कि हर एक स्टेप को वेल डिफाइंड रखें। अगर आप लोग कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप वेल डिफाइंड डेफिनेशंस इस्टेब्लिश करें। कंटेंट एनालिसिस में आप लोग अपनी बताएं कि बेसिकली इसका मतलब वन है, इसका मतलब टू है। ऐसा नहीं है कि जो है वो एक ही कैटेगरी को आप वन और टू दोनों में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका जो है वो कोडिंग भी खराब होगी और इसके अलावा जो है वो आपकी रिसर्च जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकेगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप एक टाइम पे करेंगे तो वो वन होगा, जब आप दूसरी तरफा कंटेंट एनालिसिस करेंगे तो वो टू या थ्री बन जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं उनको वेल डिफाइंड रखें,
उनको आपस में मिक्सअप ना होने दें। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपके जो है वो जो स्टडीज हैं वो लो रिलायबिलिटी में आएगी। इस वजह से हर एक स्टेप को वेल डिफाइंड रखना और हर एक डेफिनेशन को वेल डिफाइंड रखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ कंडक्टिंग सोशल रिसर्च। जी हाँ, आपकी क्लास एंड हो गई है। आज हम लोगों ने बेसिकली जो है वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को डिस्कस किया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सोशल रिसर्च में जब हम क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज को अप्लाई करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें पता चल जाए कि हमारे जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं क्या वो क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस हो रहा है या फिर वो क्वालिटी वर्क नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम लोग टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें एंड में जाकर जब रिसर्च फाइंडिंग्स एंड डेटा एनालिसिस की बात आती है तो हमें पता चलता है कि हमारी रिसर्च तो बिल्कुल ही इतनी क्वालिटी वर्क है ही नहीं। तो इस ऐसे रिसर्च का कोई फायदा नहीं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करें तो उसको जो है वो पहले ही वेल डिफाइंड रखें, उसको पहले ही वेल रिसर्च रखें, ताकि जब आप कंप्लीट कर लें तो आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि ये आपके साथ क्या हो गया, आपके टाइम भी ज़ाया हुआ और आपके रिसोर्सेज भी ज़ाया हुआ। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपसे मुलाकात हो।